हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज पिक चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम टीजीटी पीजीटी एनवीएस एलटी पीटीआई आज में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आपके समझ सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं खेल चिकित्सा विज्ञान का पार्ट 2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स आप अपनी लगातार पढ़ाई करते रहिए, बुक और नोटबुक से अपनी सेल्फ स्टडी करते रहिए और साथ ही हमारे वीडियो से प्रैक्टिस करते रहिए। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और उन टॉपिक को क्लियर करते रहिए। मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नियमित व्यायाम हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को किस तरह प्रभावित करता है? तो इसमें ऑप्शन डी होगा। HDL की मात्रा को बढ़ाता है तथा LDL की मात्रा को कम करता है। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नियमित व्यायाम करने से हमारे शरीर के रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी आ जाती है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर का सीधा संबंध रक्त दबाव से होता है, इसलिए ब्लड प्रेशर के रोगियों को हल्के व्यायाम नियमित रूप से कराए जाते हैं ताकि उनके रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी की जा सके एवं उनका ब्लड प्रेशर से बचाव हो सके। वास्तव में व्यायाम का कोलेस्ट्रॉल पर दो तरफा प्रभाव पड़ता है। प्रथम, व्यायाम LDL के स्तर को कम करता है तथा दूसरे HDL के स्तर में वृद्धि करता है। इसका अर्थ यह है कि व्यायाम खराब कोलेस्ट्रॉल को कम तथा अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य एवं व्यायाम वैज्ञानिकों के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए कम से कम कठिन व्यायाम। इसमें ऑप्शन सी होगा। आधा घंटा एक दिन में और सप्ताह में 3 दिन। ऑप्शन सी। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। शरीर में सभी अंगों में उचित रक्त संचार बने रहना आवश्यक है, क्योंकि शरीर की प्रत्येक कोशिका में निरंतर ऊर्जा क्षय होता रहता है। अतः पुनः ऊर्जा निर्माण के लिए कोशिकाओं को निरंतर ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। नियमित आधे घंटे के व्यायाम से शरीर में रक्त संचार संबंधी रुकावटें दूर होती रहती हैं और रक्त, जो कि ऑक्सीजन का वाहक है, शरीर के प्रत्येक अंग की कोशिका को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुगमता से करता रहता है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए कम से कम आधा घंटा एक दिन में और सप्ताह में 3 दिन की कठिन व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम कितने समय व्यायाम करना जरूरी है? अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम कितने समय व्यायाम करना जरूरी है? तो इसमें ऑप्शन सी होगा, 30 मिनट। ऑप्शन सी 30 मिनट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का व्यायाम आवश्यक है? तो किस प्रकार का व्यायाम आवश्यक है फ्रेंड्स? इसमें ऑप्शन डी होगा, नियमित। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम आवश्यक है। हल्का, भारी या मध्यम प्रकार का व्यायाम व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं, लेकिन यदि व्यायाम नियमित न किए जाएं तो इनका कोई विशेष लाभ नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धांत और व्यवहार में वक्ष का सही मापन लेना चाहिए। सिद्धांत और व्यवहार में चेस्ट का सही मापन लेना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए होगा, सामान्य शोषण के अंत में। सिद्धांत और व्यवहार में वक्ष का सही मापन सामान्य शोषण के अंत में ही लिया जाना उचित होता है, क्योंकि यह वक्ष की वास्तविक स्थिति होती है जो शारीरिक विकास की स्थिति स्पष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइफोसिस और पीठ के अन्य दोषों के लिए क्या आप किसी सरलतम व्यायाम का सुझाव दे सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन डी होगा, तैरना। ऑप्शन डी, तैरना। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नियमित व्यायाम अथवा समुचित व्यायाम द्वारा तनाव कायम रखने वाली पेशियों को मजबूती प्रदान कर उनके तनाव को विकसित किया जा सकता है। अत्यधिक गुरुत्वीय तनाव को कम करके सिर को पुनः यथास्थान पर लाया जा सकता है। काइफोसिस यानी कि कुबड़ापन और पीठ के अन्य विसंगतियों की रोकथाम के लिए तैरने का व्यायाम तथा चक्रासन एवं भुजंग आसन आदि बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सकीय उपाय है। इन व्यायामों को कायिक चिकित्सक अथवा विशेषज्ञ की सलाह से ही अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट
अवस्था में अर्थात छाती के बल लेटना, दाईं बाह ऊपर की ओर और बाईं बाह बगल में रखना। इसके दाईं बाह को सिर के ऊपर बाईं ओर उठाना, बाएं हाथ से नीचे दबाना और फिर बाएं नितंब को ऊपर उठाना। यह व्यायाम विकृति के लिए लाभदायक है। तो यह व्यायाम काइफोसिस विकृति के लिए लाभदायक है। ऑप्शन ए काइफोसिस विकृति के लिए लाभदायक है। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पीछे का कुबड़ या काइफोसिस में रीढ़ की अस्थियां पीछे की ओर हो जाती हैं। इस दशा में छाती सीधी नहीं होती तथा सिर एवं गर्दन आगे की ओर झुकी होती है। इस प्रकार के कुबड़ में छाती का दबा होना आम बात है। इस तरह की शारीरिक विकलांगता आमतौर पर लड़कियों में होती है। इस विकृति के उपचार हेतु निम्न उपाय करते हैं, जैसे कि पट अवस्था में अर्थात छाती के बल लेटना, दाईं बाह ऊपर की ओर और बाईं बाह बगल में रखना। इसके बाद दाईं बाह को सिर के ऊपर बाईं ओर उठाना, बाएं हाथ से नीचे दबाना एवं फिर बाएं नितंब को ऊपर उठाना। सोने के दौरान अपने पीठ के नीचे हमेशा तकिया अवश्य रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक संरचनात्मक विकृति में कुबड़ कौन सी है? तो इसमें कुबड़ ऑप्शन डी होगा काइफोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किस्म की मेरुदंडी विकृति है जो एक पश्चगामी अथवा परवर्ती वक्र की एक वृद्धि या विस्तार अथवा एक अग्रवर्ती वक्र का ह्रास अथवा उत्क्रमण है। इसमें ऑप्शन ए होगा काइफोसिस। काइफोसिस एक किस्म की मेरुदंडी विकृति है जो एक पश्चगामी अथवा परवर्ती वक्र की एक वृद्धि या विस्तार अथवा एक अग्रवर्ती वक्र का ह्रास अथवा उत्क्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों में मुख्य शारीरिक विकलांगता आमतौर पर होती है। तो ऑप्शन ए होगा काइफोसिस यानी कि कुबड़ापन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइफोसिस विरूपता को ऐसे भी कहते हैं। काइफोसिस विरूपता को ऐसे भी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी होगा गोल कमर, ऑप्शन बी गोल कमर। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। काइफोसिस विरूपता को गोल कमर या राउंड बैक भी कहते हैं। पीछे की ओर कुबड़ या काइफोसिस में रीढ़ की अस्थियां पीछे की ओर हो जाती हैं। इस दशा में छाती सीधी नहीं होती, सिर एवं गर्दन आगे की ओर झुकी होती हैं। ऐसी अवस्था में श्वसन क्रिया ठीक नहीं रह पाती। इस प्रकार के कुबड़ में छाती का दबाव होना आम होता है। कुपोषण बीमारी, स्वच्छ वायु की कमी, अपर्याप्त व्यायाम, रिकेट्स, कंधे पर अत्यधिक भार ले जाना, अनुचित फर्नीचर, मांसपेशियों का कमजोर होना आदि कुबड़ के मुख्य कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइफोसिस को यह भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी होगा राउंड बैक, ऑप्शन बी राउंड बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुबड़ को और किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए होगा घुमावदार कंधा। कुबड़ा या काइफोसिस को घुमावदार कंधा या हंच बैक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल कूद में स्कोलियोसिस का उच्च दर देखा गया है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा जिम्नास्ट और तैराक में, ऑप्शन ए जिम्नास्ट और तैराक में। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। स्कोलियोसिस रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन अर्थात पार्श्विक वक्रता की बीमारी है, जिसमें व्यक्ति की संपूर्ण रीढ़ वक्राकार हो जाती है यानी कि कर्व्ड, और यह वक्रता सी या यस के आकार में हो जाती है। कुछ विशिष्ट खेलों जैसे तैराकी तथा जिम्नास्टिक आदि से संबद्ध खिलाड़ियों में इस रोग की संभावना अधिक उत्पन्न हो जाती है। इन खिलाड़ियों में रीढ़ की हड्डी के जोड़ों में ढीलापन आ जाने से ऐसी संभावना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइफोसिस विरूपता को ऐसे भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरुदंड एक तरफ के मोड़ को कहते हैं। इसमें ऑप्शन बी होगा स्कोलियोसिस, ऑप्शन बी स्कोलियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरुदंड की पार्श्विक वक्रता क्या कहलाती है? इसमें ऑप्शन डी होगा स्कोलियोसिस, ऑप्शन डी स्कोलियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्डोसिस पाया जा सकता है। तो इसमें होगा ऑप्शन डी सभी उम्र समूह में, ऑप्शन डी सभी उम्र समूह में, बुजुर्ग लोगों में, वयस्क महिला और पुरुष में, शिशु और बच्चों में। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लॉर्डोसिस रीढ़ की हड्डी में असामान्य वक्रता की स्थिति को कहते हैं जो रीढ़ के निचले भाग में अधिक पाई जाती है। यह स्थिति सभी उम्र वर्ग के लोगों में पैदा हो सकती है। वैसे तो इसमें कुछ भी असामान्य बात नहीं है, लेकिन अत्यधिक वक्रता बढ़ जाने पर यह पीठ दर्द का कारण बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेंटर फ्लेक्शन गतिविधि
केवल होती है? इसमें ऑप्शन डी होगा टखना में, ऑप्शन डी टखना में। प्लेंटर फ्लेक्शन गतिविधि तब होती है जब व्यक्ति अपने टखने को मोड़कर पंजे के बल खड़े होने का प्रयास करता है। बहुधा जिम्नास्ट तथा नर्तकों को ऐसा करते हुए देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोनेशन एक संधि गतिविधि है जिसमें, इसमें होगा ऑप्शन ए होगा, जिसमें अग्रबाहु का घूर्णन होता है, जिसमें हथेली पीछे की ओर हो जाती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथेली को नीचे की ओर घुमाने को कहते हैं, ऑप्शन सी होगा प्रोनेशन, ऑप्शन सी प्रोनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथेली को आगे या ऊपर की ओर घुमाने को कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी होगा सुपाइनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर क्षमता परीक्षा और सक्षमता यानी कि फिटनेस और एथलेटिक कौशल परीक्षण के परिणाम को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? इसमें ऑप्शन डी होगा संख्यात्मक। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मोटर क्षमता परीक्षा और सक्षमता यानी कि फिटनेस और एथलेटिक कौशल परीक्षण के परिणामों को संख्यात्मक आधार पर प्रदर्शित किया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ये क्षमताएं व्यक्ति में बढ़ती हैं वैसे वैसे उसके प्रदर्शन यानी कि खेलकूद में वृद्धि होती है। जैसे एथलीट द्वारा पहले से कम समय में दौड़ पूरी कर लेना, अधिक ऊंची और अधिक दूरी तक कूद यानी कि जंप जाना आदि, इन सभी का संख्यात्मक मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में वसा तथा टिश्यू के मेल को कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी होगा बॉडी कंपोजिशन। हमारे शरीर में वसा तथा टिश्यू के मेल को बॉडी कंपोजिशन कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक बनावट एक महत्वपूर्ण अंश होता है, इसमें ऑप्शन बी होगा स्वास्थ्य संबंधित सक्षमता का, स्वास्थ्य संबंधित सक्षमता का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण शारीरिक दक्षता को मापने की विधि नहीं है? इसमें ऑप्शन डी नहीं है, ऊंचाई मापना। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कूपर 12 मिनट चाल या दौड़, सीट एंड रीच टेस्ट तथा बॉडी मास मापना शारीरिक दक्षता को मापने की विभिन्न विधियां हैं, जबकि ऊंचाई मापना शरीर रचना संबंधी माप का आकलन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन है, माप का आकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर केनेथ कूपर किसके व्याख्याता हैं? तो इसमें ऑप्शन सी होगा 12 मिनट दौड़ अथवा पदयात्रा प्रशिक्षण के, 12 मिनट दौड़ अथवा पदयात्रा प्रशिक्षण के, ऑप्शन सी। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 12 मिनट दौड़ अथवा पदयात्रा प्रशिक्षण से संबंधित टेस्ट कूपर टेस्ट के नाम से विख्यात है। डॉक्टर केनेथ कूपर एक अमेरिकन चिकित्सक थे जिन्हें आर्मी के लोगों की फिटनेस जांच हेतु इस टेस्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इस टेस्ट में एक व्यक्ति को 12 मिनट तक दौड़ने, जॉगिंग करने या पदयात्रा करने के लिए कहा जाता है और देखा जाता है कि वह अधिकतम कितनी दूरी तय कर सका। यह सहन शक्ति का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मिनट दौड़ या चाल कूपर टेस्ट किस क्षमता का मूल्यांकन करता है? तो इसमें ऑप्शन ए होगा सहन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूपर के 12 मिनट वॉक एंड रन परीक्षण को प्रभाव उत्पादकता व्यक्ति के मूल्यांकन की योग्यता होती है, तो इसमें ऑप्शन ए होगा सहन शक्ति मूल्यांकन की योग्यता होती है, ऑप्शन ए। कूपर के 12 मिनट वॉक एंड रन परीक्षण की प्रभाव उत्पादकता व्यक्ति के सहन शक्ति मूल्यांकन की योग्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के व्यायाम का कुल समय 300 सेकंड था तथा उसकी हृदय गति 1 से 1.5 मिनट में 80 होती है तथा 2 से 2.5 मिनट में 70 होती है एवं 3 से 3.50 मिनट में 60 होती है, तो बताइए फिटनेस इंडेक्स क्या होगा? इसमें ऑप्शन ए होगा 71.43, क्योंकि इंडेक्स स्कोर होता है, इसका सूत्र 100 गुणित सेकेंडों में परीक्षण की अवधि बाई 2 इंटू पुनः शक्ति प्राप्ति की अवधियों के दौरान दिल की धड़कनों की संख्या, तो 100 गुणित 300 बाई 2 गुणित 210 बराबर 71.43। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय शोषण क्षमता सबसे उत्तम किससे मापी जाती है? तो इसमें ऑप्शन बी होगा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ऑप्शन बी हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हृदय श्वसन क्षमता सबसे उत्तम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट द्वारा मापी जाती है, जिसे वर्ष 1943 में ब्रोहा एवं अन्य वैज्ञानिकों ने मिलकर विकसित किया है। इसे एरोबिक पुष्टि परीक्षण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1943 में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने विकसित किया? इसमें ऑप्शन ए होगा ब्रोहा। ऑप्शन ए ब्रोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करें। मसल सोरनेस, मांसपेशियों की रेशों का लगातार दर्दमय संकुचन, ओवर ट्रेनिंग, अत्यधिक कठिन कार्य के बाद दर्द और असुविधा, मसल पुल, मांसपेशी, हड्डी और जोड़ों में लगातार दर्द, मसल क्रैम्प, कंकाली मांसपेशियों के रेशों के अचानक स्थानीय और लगातार दर्द। तो इसमें होगा कूट नंबर सी होगा, कूट नंबर सी। इसमें मसल सोरनेस का होगा अत्यधिक कठिन कार्य के बाद दर्द व असुविधा, और ओवर ट्रेनिंग का होगा मांसपेशी, हड्डी और जोड़ों में लगातार दर्द, मसल पुल का होगा कंकाली मांसपेशियों के रेशों में अचानक स्थानीय और लगातार दर्द, मसल क्रैम्प का होगा मांसपेशी रेशों का लगातार दर्दमय संकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों के कुछ हिस्से में ब्रेक आता है? इसमें ऑप्शन सी होगा ग्रीन स्टिक। ऑप्शन सी ग्रीन स्टिक। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फ्रैक्चर मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि साधारण फ्रैक्चर, इसमें हड्डी टूटती है और ऊपरी त्वचा नहीं। मिश्रित फ्रैक्चर में इसमें हड्डी एक एवं त्वचा दोनों टूटते हैं तथा संक्रमण का खतरा रहता है। मल्टीपल फ्रैक्चर में इसमें हड्डी एक से ज़्यादा जगह से टूटती है, और कम्युनिटेड फ्रैक्चर में इसमें क्रशिंग चोट के कारण कई हड्डी कई खंडों में टूट जाती है या चकनाचूर हो जाती है। और स्पाइरल फ्रैक्चर में इसमें हड्डी का कम से कम एक भाग टूटकर मुड़ जाता है। और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में इसमें हड्डियों के कुछ हिस्सों में ब्रेक आता है। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर या अंतर्घटित विभंग में इसमें एक हड्डी टूटकर दूसरी में प्रवेश कर जाती है या दोनों अस्थियों के भंग छोर एक दूसरे से टकराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन स्टिक शब्द किससे संबंधित है? इसमें ऑप्शन डी होगा विभंजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विभंग जिसमें दोनों अस्थियों के भंग छोर एक दूसरे से टकराते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी होगा अंतर्घटित विभंग। ऑप्शन डी अंतर्घटित विभंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उंगली में चोट लगने पर किस प्रकार के बैंडेज का उपयोग किया जाता है? इसमें ऑप्शन ए होगा रोलर बैंडेज। ऑप्शन ए रोलर बैंडेज। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। रोलर बैंडेज व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाने वाले बैंडेज होते हैं। इसका उपयोग शरीर के भागों को अचल करने में किया जाता है। चोट लगने के दौरान जब किसी अंग जैसे हाथ, पैर या उंगलियों के से रक्तस्राव होने लगता है तो इन बैंडेजों के माध्यम से दबाव बनाकर बाह्य अथवा आंतरिक रक्तस्राव को रोकने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम की अस्थि चोट की एक किस्म में अस्थि टूट जाती है और उत्तक या धमनी जैसे आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसमें ऑप्शन डी होगा जटिल भंग नाम की अस्थि चोट की एक किस्म में अस्थि टूट जाती है और उत्तक या धमनी जैसे आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है फ्रेंड्स, इसमें जटिल अस्थि भंग में टूटी हुई अस्थि आंतरिक अंग या अंगों को भी हानि पहुंचा देती हैं। इसमें प्रभावित अंग उत्तक, तंतु या तंत्रिका या फिर धमनी भी हो सकती है। इस प्रकार के अस्थि भंग प्रायः बहुत जटिल व खतरनाक होते हैं। इस प्रकार के अस्थि भंग का खतरा ऊंची कूद तथा बांस कूद वाले खिलाड़ियों को रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,